हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ टेक्नोक्रैट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक मैथ्स को पूरा 100% कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम एक ऐसे नए चैप्टर की बात करेंगे, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं क्यूरियोसिटी पैदा करता हूं। तो सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट के चारों ओर सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करता है? क्या आप जानते हैं कि सेम दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्प्रिंग को खींचना या दबाना मुश्किल क्यों होता है? तो आइए चलिए इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर्स। तो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर हिंदी में वेक्टर को हम बोलते हैं सदिश। ठीक है, सदिश। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदिश मतलब दिशा के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसकी बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मेजरेबल होती है इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल होती है उसे अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मेरी हाइट मेजरेबल, इस बोर्ड का एरिया मेजरेबल, इस रूम का वॉल्यूम मेजरेबल, टाइम मेजरेबल। ठीक है, या फिर मेरा दुख नॉट मेजरेबल। ठीक है, तो इसी तरीके से हर क्वांटिटी मेजरेबल नहीं होती। जैसे मेरी खुशी या फिर आपकी खुशी या फिर आपका इस चैनल में इंटरेस्ट कितना है, क्या इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो मेजर तभी होगा जब मैं आपको अट्रैक्ट करूंगा, आप मेरे चैनल के ऊपर बार बार आएंगे। तो आज मैं बिल्कुल क्लास को अलग तरीके से लेने वाला हूं। तो फिजिकल क्वांटिटीज, दोज मेजरेबल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है ना, दोज मेजरेबल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स। तो इनके बारे में सबसे पहली चीज अपने पास आ जाएगी, शॉर्ट में लिख लेते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल कोई सी भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, जैसे स्पीड, टाइम, लेंथ, ठीक है, एटसेट्रा। ये तीन ही बहुत है फिलहाल में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटी, स्पीड, टाइम, लेंथ। ठीक है ना, और यहां पे मैं नोट में लिख देता हूं स्लीप, मतलब कितनी गहरी नींद आ रही है, या फिर ग्रीफ हिंदी में लिख देता हूं, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है ना, दुख, दीज आर नॉट मेजरेबल। ये मेजरेबल है क्या? ये मेजरेबल नहीं है। दीज आर नॉट मेजरेबल। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, मतलब कितनी गहरी नींद आ रही है या फिर कितना ज्यादा दुख है कितना कम है, दीज आर नॉट मेजरेबल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के बेसिस पर हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं और उसके बाद मैथमेटिक्स के बेस पर उस थ्योरी को प्रूव करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के अगला जो चैप्टर है वेक्टर के बाद वाला, यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, वो पूरा पूरा फिजिकल क्वांटिटी और उनके मेजरमेंट्स पर बेस है। उसके बाद एक और चैप्टर आएगा एरर, जिसमें हम हमारी गलतियां कम करना सीखेंगे, कैलकुलेशन वाली गलतियां। समझे आप किसकी बात कर रहा हूं? आप कौन सी समझते हैं? चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वाली गलतियां कम करना सीखेंगे एरर वाले चैप्टर में। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, मेजर क्यों करना पड़ता है? प्रैक्टिकल करने के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, क्योंकि फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं? अब दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है, वैसे जनरली 3 टाइप्स की होती है, ठीक है ना, पर थर्ड जो टाइप है वो आपके हायर स्टडीज में आएगा, अभी सिलेबस में नहीं है। तो वो 2 टाइप जो होता है हमारे पास, सबसे पहला होता है स्केलर, स्केलर, ठीक है ना, इनके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड। और दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर, ठीक है ना, इनके पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो डायरेक्शनल नेचर लेती हैं, जो क्या लेती हैं, डायरेक्शनल नेचर। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं स्केलर विद डायरेक्शनल नेचर, मतलब स्केलर्स विद डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। वेक्टर्स क्या है, स्केलर विद डायरेक्शनल नेचर। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, एग्जांपल हम सबसे पहले स्केलर्स के लेंगे, ठीक है ना। स्केलर्स के क्या एग्जांपल होंगे, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, ठीक है। अब चलिए एक एक करके डिफाइन करते हैं। आप मान लीजिए कि सन से हीट या रेडिएशन कहां निकल रहा है, किस डायरेक्शन में निकल रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करके देख सकते हैं, ये सन है तो सन से जितना भी रेडिएशन है या हीट है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो आप बताइए कि सन से निकलने वाले रेडिएशन के पास क्या डायरेक्शनल नेचर है, सोच के बताइए। जी हाँ, उसके पास एक डायरेक्शनल नेचर है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। चैप्टर में आगे बढ़ते बढ़ते आप सब समझ जाएंगे। स्केलर्स के एग्जांपल हम लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के पास कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, ठीक है, टेम्परेचर के पास कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता। उसके बाद मास, मास के पास भी कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, ठीक है ना। मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 1 टन, 3 किलोज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके लिए हमें मास को डिफाइन करने की जरूरत, मास के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 5 क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था, और केजी यूनिट थी, ठीक है ना। 5 केजी, 5 उसका मैग्नीट्यूड और केजी उसकी यूनिट। तो ऐसे ही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मतलब 3 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस मास का मैंने एग्जांपल दे ही दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है। वेक्टर्स के एग्जांपल, वेक्टर्स के एग्जांपल हम ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उसके बाद फोर्स, ठीक है। इनके पास डायरेक्शनल नेचर होता है, क्या होता है इनके पास, इनके पास होता है डायरेक्शनल नेचर। कैसे होता है डायरेक्शनल नेचर, इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इन दोनों के ऊपर मैं आपको एक जनरल बेसिक एग्जांपल्स देता हूं। डायरेक्शनल नेचर, अब देखिए हम डायरेक्शनल नेचर की बात करेंगे। मैंने आपसे सबसे पहले क्लास शुरू होते ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको पता है सैटेलाइट अर्थ के या फिर प्लेनेट के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करता है, आइए पता करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये है हमारा प्लेनेट, और इस प्लेनेट के चारों तरफ ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, और इस ऑर्बिट के अंदर हमारे पास एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से रिवॉल्व, ठीक है। तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ग्रेविटेशनल इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। तो इसके ऊपर इसके कारण फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये घूमते घूमते जब इधर आ जाएगा तब भी इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। बात समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ ही फोर्स लगता है। 10th में आपने इसका बेसिक इक्वेशन पढ़ा है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। जब वो यहां आ जाएगा तब इस तरफ, और जब वो यहां आ जाएगा तब भी फोर्स इस तरफ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है, मतलब उसका डायरेक्शनल नेचर अचीव हो चुका है। और उसका डायरेक्शनल नेचर उसे हर बार क्या बोल रहा है कि यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर, यू हैव टू, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में
आपकी जो बॉडी है मूव करेगी। सो दिस फोर्स इज एक्चुअली टोल्ड दैट पार्टिकल दैट एक्ट इन द सेंट्रल डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम रिवर्स रेडियल या फिर नेगेटिव रेडियल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, सपोज कीजिए ये आपका एक सर्किल है, पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर्स में, सर्किल है। तो इस सर्किल में ये अगर इसको अगर अपन ओरिजिन माने तो ये क्या हो गई? रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। या फिर अगर मैं इधर मानूं तो ये भी एक रेडियल डायरेक्शन है, ये भी एक रेडियल डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये रेडियली आउटवर्ड है, ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड। और इस वाले केस में मतलब प्लेनेट और अर्थ के केस में ये रेडियली इनवर्ड। तो आपको कुछ बात समझ में आई? हाँ, यही होता है डायरेक्शनल नेचर। तो ये हमारा इसका सबसे पहला एग्जाम्पल था। कैसा लगा समझ के? चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज अभी हमने बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ा था पैराबोला, चलिए उसी के एप्लीकेशन ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। दशहरा आ रहा है। सपोज दिस इज राम भगवान जी एंड दिस इज रावण जी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू रामायणा, रामायण के अकॉर्डिंग राम जी ने रावण का वध किया। तीर तीर वाले चलते तो मशीन गन तो थी नहीं कि उस टाइम उड़ा दिया। तो उस वक्त जब हम तीर फेंकते थे तो आपको क्या पता है तीर कैसा जाता है? स्ट्रेट? नो, इट इज एंशियंट एज, वो पुराना वक्त था। आज के टाइम पे बंदूक की गोली इतनी तेज जाती है कि वो जहां मारते हैं तो बंदूक की जो गोली बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। बट एट दैट टाइम अगर आप तीर को सीधा छोड़ते थे, है ना, तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो इस तरीके से जमीन की तरफ झुकने लग जाता था। यू गेट माई पॉइंट ना? हाँ, वो जमीन की तरफ झुकने लग जाता था। तो इस चीज से बचने के लिए हम तीर को थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे छोड़ते थे। कैसे छोड़ते थे? थोड़ा इंक्लिनेशन पे। तो देखिए हाउ द थिंग्स वर्क। सपोज कीजिए हमने तीर को इतना ऊंचा छोड़ा और हमें ये टारगेट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो तीर कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। बोले कि सर हाँ, नेक्स्ट टाइम मैंने तीर को यूं छोड़ा, अभी मेरे को यही टारगेट करना है, तो इस तरीके से चल जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने थोड़ा और ऊपर तीर छोड़ दिया तो ये इस तरीके से चले जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि दिस इज द पाथ 1, दिस इज द पाथ 2 एंड दिस इज द पाथ 3। मैंने क्या नाम लिया? पाथ, मतलब 1, 2 एंड 3। ये क्या है? ये पाथ है, ठीक है। पाथ और लेंथ, इसको क्या बोल देंगे? लेंथ। और लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ हमारे पास स्केलर है बच्चों, लेंथ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कितना लंबा, कितना छोटा, तो हम आंसर क्या देते हैं? 4 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है, तो लेंथ स्केलर है। बट ये लेंथ है, ये स्केलर है, देखो हर केस में वेरी कर रही है। बट अगर आप इसे देखेंगे तो इन ऑल द 3 केसेस दिस डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। यही नोटिस करने वाली बात है बच्चों कि दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, मतलब मिनिमम लेंथ जो है, उसके पास क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर होता है, उसके पास डायरेक्शनल नेचर होता है। तो लेंथ स्केलर है तो लेंथ का ही एक दूसरा पार्ट है जो कि वेक्टर है। तो इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल देता हूं, ठीक है। तो आर वेक्टर, तो इस लेंथ को मैं बोल देता हूं डिस्प्लेसमेंट। इस लेंथ को मैं क्या बोल देता हूं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की लेंथ वो है डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? तो इसके साथ डायरेक्शनल नेचर जुड़ गया। देखो समझ में आ रहा है ना आपको? इसके साथ भी डायरेक्शनल नेचर जुड़ गया। अब यहां पे हमने क्या सीखा था? यहां पे हमने सीखा था रेडियली इन और रेडियली आउट। तो यहां पे अपन लिख देते हैं रेडियली इन या रेडियली आउट, ठीक है।
यहाँ पे ये दो चीजें सीखी थी हमने, 1 और 2। यहाँ पर ये चीजें सीखी थी हमने, एक तो ये और एक ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये वेक्टर होता है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ए बी। और यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर बताना जरूरी है, तो हम ये डायरेक्शन बता देते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये तो देखो नोटेशन की बात है, रिप्रेजेंटेशन के साथ अब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस दुनिया का पहला साइंटिस्ट शायद मैं ही हूँ, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए से बी जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसी के ऊपर रेफरेंस फ्रेम लगा दूं, 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम, एक्स वाई प्लेन लगा दूं मैं इसी के ऊपर, तो मैं बोल दूंगा मैं ए से बी जा रहा हूं, मतलब इस लोकेशन से इस लोकेशन ए से बी जा रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आगे बात करते हैं, ए बी हमारे पास इस तरफ से जा रहा है। अब मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, उसके बाद हम वेक्टर की असली शुरुआत करेंगे, मतलब वेक्टर की डेफिनेशन लिखवाएंगे, टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। ये एक इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वेक्टर का, है ना। एक जीरो लेवल से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने वाली बात है, तो आपको यहां से इसको समझना पड़ेगा। ये भी अपने पास एक एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं स्प्रिंग का, ठीक है। स्प्रिंग का मैंने बताया था कि सपोज कीजिए ये अपने पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचता हूं, अब अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचता हूं, तो मेरे को क्या महसूस होएगा, अंदर की तरफ फोर्स, ठीक है। और उसी के अपोजिट अगर मैं ये कोई मेरे पास स्प्रिंग है, इसको मैं अंदर की तरफ दबा रहा हूं, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है, अभी तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आप ताकत लगा रहे हैं, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम पूरा का पूरा फोर्स अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाऊं, तो मेरे पास फोर्स कहां लगता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर डायरेक्शनल नेचर को जज कीजिए, डायरेक्शनल नेचर को जज कीजिए इसके अंदर, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब आप इलोंगेट करना चाह रहे हैं तो इनवर्ड फोर्स है, और जब आप इसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो आउटवर्ड फोर्स है, ठीक है। यही आई बात समझ में। तो ये हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन रखती है, आई बात समझ में। फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और जब हम इसको दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, तो इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है। तो जो लेंथ में जो चेंज है वो डायरेक्शनल नेचर वाला है, मतलब वो लेंथ में जो चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है। कंप्रेशन का केस हो या इलोंगेशन का केस हो, है ना, मतलब दबाव का हो या खींचने का हो, दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो डेल्टा एल जो है वो एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एफ वेक्टर है, तो एक वेक्टर के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, दूसरा वेक्टर। और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो बोल रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में फोर्स होगा मैं उसके हमेशा अपोजिट लगूंगा, ठीक है। समझ समझ में आई बात, मतलब जिस भी डायरेक्शन में फोर्स होगा मैं उसके हमेशा अपोजिट लगूंगा। और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस तरीके से बनाई गई है कि इसमें एक्सियल, ये एक्सियल स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो एक्सियल स्प्रिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, खिंचाव या दबाव। यहां पर हमने खिंचाव दिया या दबाव दिया, तो एक्सियल स्प्रिंग मतलब इसमें जो भी फोर्स का वेक्टर का जो डायरेक्शनल नेचर आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है। क्या आता है, अलोंग द एक्सिस, मतलब डायरेक्शन डायरेक्शनल नेचर क्या लिखेंगे, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ये वाला एक्सिस मतलब बीचों बीच में जो आ जाता है इसके साथ, ये एक्सिस, ठीक है ना। क्योंकि इसी के अंदर या इसी के बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन नेचर अलोंग द एक्सिस
अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब बात कुछ क्लियर हुई। तो ये कुछ सर्टेन एग्जांपल से बिल्कुल बेसिक्स है जिसमें मैंने आपको डायरेक्शनल नेचर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाया है। ठीक है, ये आपको पता चल जाए कि जब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, अब वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है इनिशियल और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है फाइनल। इसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी। ए और बी, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मिनिमम पाथ लेंथ। ठीक है भाई, जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की आपको डेफिनेशन दी जाएगी। अभी अपन ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट की जब डेफिनेशन आएगी, वो टॉपिक आएगा तब उसकी डेफिनेशन भी दी जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि ए से बी मिनिमम पाथ लेंथ दिख रही है हमको, स्ट्रेट लाइन है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे डिस्प्लेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। ठीक है, तो ये ए बी है, ये तो डिस्टेंस है इनके बीच, मतलब डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का ना। इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, 100 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। और ये कौन सी डिस्टेंस है, डायरेक्शनल नेचर वाली, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी होती तो वो डिस्टेंस बन जाता। ठीक है ना, आगे डिटेल में समझेंगे। आप तो बस ये देख लीजिए कि मिनिमम पाथ लेंथ है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो एरो, ये रहा वो हमारा एरो। आई बात समझ में। अब इसमें ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है हमारे पास टेल, और ये पार्ट हमारा होता है हेड। तो चलिए डायरेक्शनल नेचर की बात करेंगे, या फिर इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, सीधे सीधे लिखेंगे। डायरेक्शन होती है टेल टू हेड, जिस डायरेक्शन में एरो होता है, टेल टू हेड। ठीक है, और दूसरी चीज हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे, क्योंकि वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड भी जुड़ा होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है लेंथ ऑफ एरो ऑन स्केल, मतलब कोई स्केल हमें चूज करना पड़ेगा। स्केल कैसे चूज करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेंथ ऑफ एरो ऑन स्केल, मतलब इस एरो की जो लेंथ है। अब आप देखिए कि रियल कंडीशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक बिलात, मतलब मेरे हाथ की एक बिलात के बराबर है। मैंने इस टेल की डिस्टेंस की, इसकी जो वेक्टर बनाया है उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस भी लगभग इसके बराबर, मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल कितना हो जाएगा, 1:1। स्केल क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब जो साइज इसका है उसी साइज का रेशो, इन दोनों के साइज का रेशो 1:1 आ रहा, मतलब जो इसका साइज है वही इसका साइज है। आई बात समझ में। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, राइट एज ए बी वेक्टर, मतलब ऊपर अगर आप उस पर एरो लगा देंगे तो वो ए बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एज ए बी, और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए बी वेक्टर। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब सपोज कीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है मेरे पास 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया मेरे कागज पे, भाई मेरा कागज तो 3 सेंटीमीटर लंबा है नहीं, तो मैंने मेरे कागज पे बनाया, तो ये डिस्टेंस मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है, अगर 3 सेंटीमीटर में 3 हिस्से कर दूं, 1 2 3, ये 3 हिस्से हो गए, तो ये पहला हिस्सा 1 सेंटीमीटर है। क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर नहीं हो जाएगा क्या, 1 किलोमीटर नहीं हो जाएगा क्या। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे
पहले स्केल लिख लेते हैं, ऑन स्केल, मतलब स्केल लिख देते हैं यहाँ पे, जो हम जो चूज करेंगे। अब देखिए स्केल कैसे चूज किया जाएगा, हमने 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर माना, 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना, ठीक है ना। तो ये हमारा स्केल हो गया, क्या हो गया, स्केल। अब अगर मैं 3 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर लंबी एक लाइन बनाता हूं, मतलब ऐसा एक डिस्टेंस या ये बनाता हूं, असली रियल केस, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस असली में 3 किलोमीटर है, कागज पे मैंने उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो स्केल हमें क्या देता है, फैक्टर। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये मैंने ऊपर भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और नीचे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो स्केल क्या आ गया, स्केल आ गया 1 2 3 4 5, 10⁻⁵ ठीक है ना। मतलब हमने एक बड़ी यूनिट को, ये जो बड़ी यूनिट है, इस एक बड़ी यूनिट को 10⁵ छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, तब जाके ये वेक्टर की लेंथ हमें ऑब्टेन्ड हुई है। डू यू गेट माय पॉइंट, है ना। इस वेक्टर की लेंथ तब जाके हमें ऑब्टेन्ड हुई है। इसी प्रकार से हम बड़े बड़े शहरों के नक्शे एक 6x6 के टेबल पे रख के बना लेते हैं, ठीक है ना, स्केल की मदद से। तो इस तरीके से हम स्केल चूज करते हैं। तो एबी को हम क्या लिख सकते हैं, एबी को हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन क्या देंगे, बताइए, डायरेक्शन, डायरेक्शन देने के लिए या तो हमें लिखना पड़ेगा कि विद दिस विद 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस, है ना, मतलब एक्स एक्सिस से इतने डिग्री की डायरेक्शन में है, या फिर लिखना पड़ेगा रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लिख देंगे अलोंग ए टू बी, अलोंग ए बी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर अलोंग ए बी, इसको इस तरीके से लिखेंगे। आगे जो भी रिप्रेजेंटेशन होएगा हमारा, ठीक है, उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किस किस प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो वेक्टर हमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर अपन ने केस बनाया था, ठीक है ना, नंबर 1 रेडियल और पोलर वेक्टर, इसको रेडियल या पोलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, पहला वाला है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, लेकिन आप याद कीजिए यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिया था वो रेडियल या पोलर वेक्टर का ही था, ठीक है ना। इसको पोलर क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रेडियल क्यों कहते हैं वो तो आपको लास्ट एग्जाम्पल में समझ में आ गया था, ठीक है। तो इनके बारे में लिख देंगे, एक्टेड अलोंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री, या फिर सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है ना। जनरली तो सर्कल के लिए डिफाइन होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है। तो आप जब सेंटर पॉइंट से पेरिफेरी तक जाना चाहोगे इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, जब आप सेंटर से, सर्किल के सेंटर से पेरिफेरी तक जाना चाहोगे तो आपको जो डायरेक्शन चूज करनी होगी वो रेडियल डायरेक्शन ही होगी, ठीक है ना। और वो रेडियल डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। इस डायरेक्शन को हमने बोला था रेडियल डायरेक्शन। अब रेडियल डायरेक्शन दो तरीके थी, रेडियल आउटवर्ड्स और रेडियल इनवर्ड्स। अब इसको पोलर क्यों बोलते हैं,
इसको पोलर यूं बोलते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ऊपर वाला, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, और जहां पर थीटा आ जाता है वहां पे पोल्स की बात होने लग जाती है। जहां पर भी थीटा आ जाता है वहां पे पोल्स की बात होने लग जाती है, क्योंकि थीटा आते से ही दो डायरेक्शन और जनरेट हो जाती है, वो मैं आपको इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा। ठीक है, इसलिए इनको पोलर वेक्टर बोलते हैं। और पोलर वेक्टर की दूसरी यहाँ पे लिख देंगे, पोलर वेक्टर हैज फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, पोलर वेक्टर की फिक्स इनिशियल पॉइंट होती है, मतलब ये जो वेक्टर है ये रेडियल वेक्टर भी है और ये पोलर वेक्टर भी है ना। ध्यान से सुनना, ये रेडियल वेक्टर भी है, पोलर वेक्टर भी है, लेकिन अगर मैं इसके इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दूं, ठीक है, मैं इसके इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये पोलर वेक्टर बन जाएगा। मतलब रेडियल वेक्टर का ये स्पेशल केस है पोलर वेक्टर, जिसको हम पोलर वेक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास हो जाएगा इक्वल वेक्टर। ठीक है, अभी हम एक वेक्टर एल्जेब्रा, ये भी एक मैथ्स का पार्ट है, एक वेक्टर एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं। मैं भी चाहूंगा दोस्तों, मैथ्स के बिना तो फिजिक्स का कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे पिछला लेक्चर भी मैथ्स का करा रहे हैं सर और सेकंड लेक्चर भी मैथ्स का करा रहे हैं, अरे बोर क्यों कर रहे हैं सर, फिजिक्स तो पढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ये आपको अच्छे समझ में आएंगे तो फिजिक्स में इंटरेस्ट जनरेट होगा आने वाले लेक्चर्स में, है ना, ये मेरा आपसे वादा है। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन होएगा मतलब इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जैसे मेरे पास लिखा ए बी, ठीक है, ये वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया बी ए, सॉरी बी ए तो अपोजिट में आ जाएगा, इसको मैंने बोल दिया सी डी वेक्टर। तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं, दोनों सेंस में। किसके सेंस में, मैग्नीट्यूड के सेंस में भी और डायरेक्शन के सेंस में भी, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई स्ट्रीम है, मतलब पानी बह रहा है, बाढ़ का पानी या फिर नहर का पानी बड़े तेजी से बह रहा है, उसके अंदर कोई पार्टिकल, कोई थैली या कोई कचरा या कोई भी ऐसी चीज जो बह के जा सकती हो, वो उसके ऊपर बहते हुए जा रही है। ठीक है, तो जो स्पीड उस वाटर करंट की थी वही स्पीड उस बहती हुई चीज की भी होगी। ठीक है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। और जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन रिवर फ्लो की थी वही डायरेक्शन उस बहने वाली चीज की भी थी, तो डायरेक्शन भी सेम हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब जो बह रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करंट मतलब वाटर करंट कितना चला, ठीक है, इन दोनों को इक्वल बोलेंगे। तो एग्जांपल आपके समझ में आया, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू सी डी। स्टार्ट करते हैं तीसरे वेक्टर से। अब इक्वल आ गया हमारे पास, तो हमारे पास एक वेक्टर आना चाहिए अपोजिट वेक्टर। ठीक है, अब इक्वल वेक्टर आपने पढ़ लिया है तो अपोजिट वेक्टर आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अपोजिट वेक्टर का क्या मतलब हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ये अपोजिट वेक्टर्स की है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी डी वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर एक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंडीशन हो जाएगी ए बी वेक्टर, ये दोनों तरफ डंडे लगा दिए, बताता हूँ क्या होता है।
दूसरा हो जाएगा सी डी वेक्टर, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी होनी चाहिए वेक्टर्स में। मतलब जिस भी स्केल पे आपने इसको बनाया है वही स्केल आपका इसका भी होना चाहिए। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट। माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये हमारे पास हो गया अपोजिट वेक्टर। हमारे पास इक्वल हो गया, अपोजिट हो गया, रेडियल और पोलर हो गया। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स आपको इस तरीके से भी मैं बता सकता हूं। अभी अपन ने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था, तो अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग के ऊपर मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है? इनवर्ड। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? स्प्रिंग का। स्प्रिंग की जो इंटरनल एनर्जी उससे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो उसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर ए भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स है तो ये स्प्रिंग का रेजिस्टिंग फोर्स है। स्प्रिंग कितने ताकत से हमें बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, ये वो है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है। ये खास बात है, इसीलिए मैंने स्प्रिंग वाला एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन, मतलब मैंने अभी आपको जानकारी दे दी। ठीक है, अभी मैंने आपको जानकारी दे दी, लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन ये दोनों इसके एग्जांपल हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अपन आगे जब पढ़ेंगे आपको मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, लेकिन ये इनके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, क्या होता है कि ओनली डायरेक्शन सेम, इनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम होती है। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, तो ये देख लो, इसको अपन बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको अपन बोल देते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो ये पैरेलल वेक्टर है। बात समझ में? यहाँ पर भी इक्वल मैग्नीट्यूड था हमारे पास, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगी, लेकिन उसमें नाम से देख के ही पता चल जाता है। और अपोजिट के अंदर मतलब इक्वल और अपोजिट में आपको सिर्फ डायरेक्शन का सेंस चेंज करना है। लेकिन अब अपन ने जो पढ़ेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल के अंदर सिर्फ डायरेक्शन सेम होती है इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं पांचवा बोलूं, इसको बोल देंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर सी है और ये मेरे पास वेक्टर डी है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है ना, ओनली डायरेक्शंस अपोजिट, ओनली डायरेक्शंस अपोजिट, मतलब सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है भाई। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब ऑपोजिट वेक्टर्स में से अगर ये वाली कंडीशन हटा दें तो ऑपोजिट वेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे? एक तरीके के एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनके अंदर मैग्नीट्यूड इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि ये भी, क्योंकि ये है तो ये भी एंटी पैरेलल। मतलब इनका डायग्राम कैसा बनेगा, मैं इसका इक्वल का मैं डायग्राम बनाता हूं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ये दो देखो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। अपोजिट, अपोजिट को भी मैं यही बना देता हूं, देखो इस तरीके से 1 2 3 4। तो इनमें भी दोनों की डायरेक्शन सेम है। सॉरी, अपोजिट वेक्टर्स में आपके मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। इसी तरीके से पैरेलल वेक्टर्स ये रहे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये रहे। ठीक है ना, आपको बस जनरल नॉलेज के लिए ये समझना है
ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से वेक्टर पैरेलल होते हैं, कौन कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब अगले टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पग पग पर काम आएगा। अगला था हमारे पास, मेन हेडिंग ही बना लेते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इनका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। ठीक है ना, मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो यहाँ लगा लेना, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मीटर क्यूब वगैरह। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग वेक्टर। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे लिखते हैं, है ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हमारे पास होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ई कैप। ठीक है, तो हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पर ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप हमारे पास क्या आ जाता है, ए कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अलोंग वेक्टर, मतलब ए वेक्टर जहाँ है उसकी डायरेक्शन में। सपोज कीजिए ये अपने पास ए वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर के आगे बात करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले लिखवा ही दिया था, और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए कैप का, ए कैप का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप वेक्टर के अंदर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। आई बात समझ में। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या होती है, इसकी लेंथ होती है 6। 6 पार्ट में अपन ने इसको कट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, है ना, लगभग 6 पार्ट में अपन ने इसको कट कर दिया। तो अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 यूनिट, ये यहाँ से ले, सॉरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 6, मैग्नीट्यूड 6 आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने 6 लिया है तो एक वेक्टर में बनाऊंगा 1 यूनिट के बराबर का, एक वेक्टर में बनाऊंगा 1 यूनिट के बराबर का, जो 0 से 1 जा रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे 6 है, क्योंकि 6 पार्ट करे मैंने। तो इन 6 पार्ट में अगर मैंने 6 यूनिट का वेक्टर बनाया तो उसकी जो एक सबसे छोटी यूनिट है ना, उसको अगर अपन वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ए वेक्टर कितना था, और उसमें अगर जब हम इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई यूनिट वेक्टर की, है ना, अलोंग नॉर्मल, अलोंग रेडियल, 6 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, मैं भी काफी समझा चुका हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब एक लेंथ का दूसरा रूप है, तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास है 6 मीटर, 6 मीटर along the normal of plane। ठीक है ना, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर along the normal of the plane। तो ये हमने मान लिया, तो along the plane मतलब ये बोर्ड का प्लेन है, तो बोर्ड के प्लेन से नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ, मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर है, मतलब बोर्ड से मैं 6 मीटर दूर चल जाऊं, इतना लंबा मेरा, इतना लंबा क्या होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गई। ठीक है, आपको डायरेक्शन समझ में आ गई। अब अलोंग द नॉर्मल प्लेन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर
इंटू ए कैप, ठीक है, इंटू आर कैप, क्योंकि आर वाले की बात कर रहे हैं। अब अलोंग द नॉर्मल उनको प्लेन की बात कर रही है, तो हमारे पास आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर तो ऐसा कैसे रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। और ये आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई मान सकते हैं नॉर्मल प्लेन, ये लो एन कैप, एन कैप लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन कैप क्या है हमारे पास, एन कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब एन वेक्टर वो वेक्टर है, मतलब आप जिस भी चीज की बात कर रहे हो उसमें किसी प्लेन में किसी प्लेन की बात हो रही है, तो उस प्लेन के नॉर्मल में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो 6 मीटर अपन को कहाँ चलना है, नॉर्मल में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर सब अपन को निकालने हैं, तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं अपन, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। तो ये मैंने 3D रेफरेंस फ्रेम बनाया है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है मैं आपको एक बार काइनेमेटिक्स में फिर समझाऊंगा, और पिछले बेसिक मैथमेटिक्स में भी मैं एक बार आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अपन सब जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर मतलब सिंपली जिसका मैग्नीट्यूड बने, तो इस डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे आई कैप। वाई की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसे हम बोलेंगे जे कैप, और के की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसे अपन बोलेंगे के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस, ये देखिए यूनिट वेक्टर है एक्सिस के अलोंग, तो अपन यहां पे लिख देंगे आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जे कैप, इसको बोल देते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड लास्ट वन के कैप, के कैप, k cap is unit vector along z axis, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर थे एक्सिस के अलोंग। अब हम इस यूनिट वेक्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि हम रेफरेंस फ्रेम की सहायता से ही काइनेमेटिक्स के या फिर मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, उनको समझते हैं। रेफरेंस फ्रेम के बिना आगे कुछ नहीं होगा बच्चों, है ना। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो इसके आई कैप जे कैप और के कैप है, ये आगे पूरे के पूरे मैकेनिक्स में काम आने वाले हैं। कैसे आएंगे वो अपन उस वक्त आपको सिखा देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपन इसका। नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर, इसकी नो मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है ना। और या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, हाँ, नो मैग्नीट्यूड ही मान लो आप, ठीक है ना, इसका नो मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड, इसकी डायरेक्शन होती है अनडिफाइंड। बोले सर डायरेक्शन अनडिफाइंड है, तो ये नल वेक्टर कैसे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अनडिफाइंड डिफाइंड नहीं है इसकी, तो वेक्टर क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, दिमाग में खलबली मचेगी कि सर इसके पास डायरेक्शन नहीं है और मैग्नीट्यूड भी नहीं है, इसको वेक्टर कैसे बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए, है ना, हम यहाँ पे एक छोटे से पार्टिकल की बात करते हैं। इस पार्टिकल के ऊपर दो तरफ से फोर्स लग रहा है, एक इधर से
और एक इधर से। ठीक है, इधर वाले फोर्स को हम बड़ा कर देते हैं, इधर वाले फोर्स को हमने बड़ा कर दिया। ठीक है ना। अब फोर्स को मैं देखो एरो से बता रहा हूं, एरो से, ये एरो क्या है, यही तो वेक्टर है बच्चों, यही वेक्टर है। तो मैं वेक्टर से बता रहा हूं, मतलब इस तरफ से जो आपके पास फोर्स है वो ज्यादा, इस तरफ से कम है। आपको क्या लगता है बॉडी कहां चलेगी, उधर या इधर? एग्जैक्टली इधर ही चलेगी। तो कुछ देर बाद हमारी बॉल इधर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब जिस डायरेक्शन में बड़ा फोर्स लग रहा था उस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो गया, पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो गया। आगे बात समझना, में देखिए कि अगर इधर वाला फोर्स बड़ा हो जाए, मतलब बनाए देता हूं, ये देखो, ये इधर वाला फोर्स बड़ा हो गया इस बार और ये वाला छोटा हो गया, तो कुछ समय बाद आपकी बॉल आपको यहां कहीं दिखेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था, इस डायरेक्शन में, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रही है आपको। मतलब दो फोर्स हैं, इस पार्टिकल को दो, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, इधर इसने ज्यादा ताकत लगाई, पार्टिकल उसकी तरफ डिस्प्लेस हो गया। ये अपोजिट केस है, आपकी बार इधर वाले ने ज्यादा ताकत लगाई, उसकी कम हो गई, तो पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो गया। बात समझ में आ रही है। तो डिस्प्लेस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। अब आप एक इक्वेशन, आप एक कंडीशन कंसिडर कीजिए, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, जब ये जो केसेस हैं हम इन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इसको अपन बोल देते हैं नंबर 1 और इसको अपन बोल देते हैं नंबर 2। ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखिए दोनों की लेंथ बराबर बनाई है मैंने। हाँ, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा वेक्टर्स में पढ़ते वक्त कि मैं कितनी लंबी लेंथ बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। तो जितनी लेंथ इसी की है उतनी लेंथ इसी की है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना आया, 0। भैया पार्टिकल कहीं मूव थोड़ी करेगा, जब दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, संतुलन, यही तो तराजू में होता है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इस वाले केस में अगर हम इस वाले केस में अगर हम बात करें, एफ नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, F1 प्लस F2। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं F1, इसको मैं बोल देता हूं F2। ठीक है, F1 क्या है, कोई एक फोर्स है, F2 क्या है, कोई दूसरा फोर्स है। फोर्स मतलब ताकत, ताकत से जोड़ लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पार्टिकल पर ये दोनों फोर्स लगे हुए हैं, तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। भाई नेट टोटल कैसे निकालते हैं अपन, ऐड करके तो निकालते हैं। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर है तो अपन ने वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर दिया, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो वेक्टर हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में। अगर ये 5 न्यूटन से इधर, 5 न्यूटन की ताकत से इधर लगा रहा है, ये 5 न्यूटन की ताकत से इधर लगा रहा है, तो प्लस का 5 और माइनस का 5, मतलब अगर अपन रेफरेंस फ्रेम को यहाँ पे इस कंडीशन पे रख के देखें, आप इस पार्टिकल की बात कर रहे हो, उस पार्टिकल को आप यहाँ ओरिजिन पे रखो। अब अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग बात हो रही है, क्या हो रही है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग बात हो रही है। आगे बात समझ में। तो इसके ऊपर जब ये दोनों वेक्टर का सिग्निफिकेंस 0 आ जाएगा तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसलिए मैंने लिखा था नो मैग्नीट्यूड, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता, 0 मैग्नीट्यूड बोलो या नो मैग्नीट्यूड बोलो, और इसकी डायरेक्शन भी अनडिफाइंड नहीं होती। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन सपोज कीजिए कुछ इस तरीके से केस होता, या फिर सपोज करिए कुछ इस तरीके से केस होता, और सब केस में यही हो रहा है ना, कभी तो ये बड़ा हो रहा है, कभी ये बड़ा हो रहा है, तो ये पार्टिकल यूं 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 इस तरीके से डिस्प्लेस कर रहा है, इस वाला केस में ये इस तरीके से डिस्प्लेस करता है, इस वाले केस में ये इस तरीके से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये तो हमें डायरेक्शन तो तब दिख रही है जब हमने इसको थोड़ा बड़ा करके देखा है, हमने बड़ा करके देखा है। लेकिन जब अपन इस वेक्टर को बहुत ही छोटा कर देंगे, मतलब इन दोनों का जो नेट आ रहा है, इन दोनों का जो नेट फोर्स आ रहा था, जैसे ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है,
और ये छोटा फोर्स है, ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो अगर अपन बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट। और नेट हमेशा किसकी डायरेक्शन में आता है, बड़े की डायरेक्शन में, अलोंग बिगर, अलोंग बिगर वेक्टर, ठीक है। ये नेट आता है, मतलब बड़े में से छोटा घटा दो तो जो बचा वो आपकी नेट फोर्स है और वो बड़ी बिगर वेक्टर के अंदर आता है। तो जब इन दोनों को अपन ने ऐड किया था तब आ रहा था हमारे पास ये नेट, यही था ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये नेट हम छोटा करते गए करते गए करते गए, मतलब हमने बड़े वाले फोर्स को तो उतना ही रखा, ये छोटे वाले फोर्स को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो ये जो नेट फोर्स है ये धीरे 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 जीरो को टेंड करेगा, कहाँ पहुंचेगा वो, जीरो पे। तो ये देखो वो जीरो पे पहुंच गया। अब जीरो पे पहुंचते से ही ना तो आप उसकी मैग्नीट्यूड बता सकते हो ना तो आप उसका डायरेक्शन बता सकते हो। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट वेक्टर पढ़ लेते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इनकी क्या खास बात होती है, इनकी खास बात होती है अलोंग सेम लाइन, अलोंग सेम लाइन, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर की क्या खासियत होती है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको मैं यहां से खींचूं तो भी ये आगे चलेगा, इसको मैं पीछे से धक्का दूं, है ना, मतलब ये कौन सा केस है, ये पुल का केस है, और ये कौन सा केस है, ये पुश का केस है। मैं इसमें पुल कर रहा हूं, मतलब इसको मैं आगे खड़ा हूं, इसको पकड़ के खींच रहा हूं, और अब मैं इसके पीछे खड़ा हूं और इसको पुश कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में। तो ये जो दोनों वेक्टर हैं ये एक लाइन के अलोंग है, ये दोनों क्या है, एक लाइन के लॉन्ग, पुल और पुश देखो एक ही लाइन पे चल रहे हैं। मतलब हुआ क्या, घर पे कल मेरे घर पे भारी बक्सा था, मैडम ने कहा कि एक तरफ लगा दो, तो मैंने जब उसको पकड़ के बाहर निकालना चाहा तो पहले तो मैंने उसे बाहर आगे से पकड़ के खींचा कि भाई अपने आप बाहर आ जा मेरे खींचने से, मैंने पुल किया, नहीं आया, तो फिर मैं खुद गया उसके पीछे, मैंने बोला इसको पीछे से धक्का दूं तब तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, लेकिन दोनों फोर्सेस का टाइप्स अलग है और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, डायरेक्शन सेम है यहाँ पे, डोंट वरी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इनको अपन बोल देते हैं कोलिनियर वेक्टर, जो पुल या पुश, ये इसका एग्जांपल हो गया कोलिनियर का। या फिर एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स जैसे ये कोई ब्लॉक लटक रहा है पुली से, ठीक है, तो टी टेंशन, ये देखो पुली को रस्सी अपनी तरफ इधर खींच रही है और इधर दीवार भी रस्सी को अपनी तरफ इधर खींच रही है, अभी तो ये तनी हुई है, आ रही है ना बात समझ में। तो ये टी और ये टी ये दोनों टेंशन फोर्स हैं, ठीक है ना, ये भी कोलिनियर है क्योंकि ये एक लाइन के अलोंग है, किस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग। टेंशन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, एक्सियल फोर्स हो गया, मतलब तो आप एक लाइन देख लीजिए उस लाइन के अलोंग अगर लग रहे हैं तो वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वेक्टर की शुरुआत बड़ी अच्छी लगी होगी, बिल्कुल डीप लेवल से अंडरस्टैंडिंग को उठाया गया है और आपको समझने लायक बनाया गया है। चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।